हेलो फ्रेंड्स, मातृ स्टडी पॉइंट पर एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कार्य की व्यस्तता की वजह से काफ़ी दिनों से मैं आपके बीच उपस्थित नहीं हो पाया। इस बात का मुझे बहुत ही दुख है, क्योंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको निरंतरता, कंटिन्यूटी बहुत ही ज़रूरी होती है। लेकिन कुछ व्यस्तता ऐसी थी कि मुझे दूरी बनानी पड़ी। हालांकि मैं ये चाहता हूँ कि एक बार पुनः हम लोग इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी हम अधिक से अधिक चीज़ों को कवर अप कर सकें। तो अब मेरा प्रयास है कि मैं प्रतिदिन आपके लिए कुछ न कुछ महत्वपूर्ण विषय या महत्वपूर्ण टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आऊँ। आज मैं इस श्रृंखला की शुरुआत कर रहा हूँ पॉलिटी विषय से। पॉलिटिकल साइंस में हम पीटी के दृष्टिकोण से अगर देखें तो उसमें यद्यपि तथ्यात्मक प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं सैद्धांतिक पहलुओं से भी आते हैं या अवधारणाओं से संबंधित प्रश्न आते हैं। हालांकि प्रारंभिक परीक्षा में भी ऐसे प्रश्न प्रायः पूछ लिए जाते हैं। तो चूँकि हम लोग तैयारी जो है वो कंबाइंड रूप में करेंगे, इसलिए आज ये मेरे व्यक्तिगत नोट्स हैं जिनको पढ़ करके मैं सफल हुआ हूँ, तो मैं उसे लेकर के आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे पढ़ें और इन अवधारणाओं को अच्छी तरह समझें। यदि कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसे दूर करने का, आपके जो डाउट होंगे उन्हें मैं दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो हम लोग पॉलिटी के अंतर्गत कुछ जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, सबसे पहली अवधारणा तो यही है कि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य क्या है। तो उसके जो अनिवार्य अंग हैं उसकी बात हम करेंगे और इस अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे कि जो प्राचीन कालीन राज्य थे, क्या वो आज के राज्य की तरह थे या उनसे कुछ भिन्न थे। तो इसमें आप देखिए कि राज्य क्या है। तो राज्य का तात्पर्य किसी प्रांत से न होकर समाज की राजनीतिक संरचना से है। यह एक अमूर्त संस्था है जिसमें निम्नलिखित तत्व होने चाहिए। तो यहाँ पे एक तथ्य यह बहुत महत्वपूर्ण है कि राज्य अमूर्त संस्था है, और साथ ही साथ ये आज जो कि हम जिस देश में रह रहे हैं वहाँ पे जो प्रांत हैं उनको भी राज्य की संज्ञा दी जा रही है। लेकिन जो राजनीतिक अवधारणा है वह इससे भिन्न है, और एक राज्य के लिए जो अनिवार्य तत्व तो हैं वो क्या क्या हैं। नंबर एक पे है निश्चित भूभाग। हम किसी भी राजनीतिक संरचना को जिसका एक निश्चित भूभाग होगा उसी को राज्य की श्रेणी में रखेंगे। यदि उसका भूभाग निश्चित नहीं है तो उसे राज्य नहीं माना जाएगा। दूसरे नंबर पे है जनसंख्या। तो एक राज्य की एक निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए। और प्राचीन काल में जब ये अवधारणा विकसित हुई तो अरस्तु नामक विद्वान ने उस समय एक आदर्श राज्य की जनसंख्या जो है वो 5000 निश्चित की थी। हालांकि अब समय बदल गया है, बहुत सारे बदलाव हुए हैं। आज बहुत बड़े बड़े राज्य हैं जिन्हें हम राष्ट्र या देश अन्य नामों से भी अभिहित करते हैं। तो आज जनसंख्या का कोई निश्चित आकार नहीं है। अरबों की जनसंख्या एक देश या एक राज्य में पाई जा रही है, तो भारत भी उसमें पीछे नहीं है। तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान है जनसंख्या के मामले में। तो एक जनसंख्या का मापदंड, भाई कोई ऐसा भूभाग है जहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं रह रहा है, केवल जंगल है या जंगली जानवर रहते हैं, तो उसे हम राज्य की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। तीसरे नंबर पे तीसरा जो अनिवार्य तत्व है वह है सरकार। अगर कोई राज्य है, कोई राजनीतिक संरचना है, तो उसमें व्यवस्था के संचालन के लिए नियमों के को बनाने और उनको क्रियान्वित करने के लिए एक सरकार का होना जरूरी है। एक ऐसी संस्था हो जो नियमों को बनाए, उनको क्रियान्वित करे। तो राज्य का जो क्रियात्मक पक्ष होता है वह उसका मूर्त रूप जो है वह सरकार के रूप में होता है।
और सबसे अनिवार्य तत्व जो है, यह प्रारंभिक परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि राज्य का सबसे शक्तिशाली या सबसे अनिवार्य तत्व कौन सा है, तो वो क्या होता है, संप्रभुता। संप्रभुता ये से तात्पर्य है कि व्यक्ति स्वयं में व्यक्ति या संस्था स्वयं में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होती है, अन्य के निर्णयों का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। हालांकि आज के समय में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं संप्रभुता का जो स्तर है उसमें कमी आई है, लेकिन फिर भी यह एक राज्य का अनिवार्य तत्व होता है। और यदि कोई राज्य संप्रभु नहीं है तो वह अपने निर्णय स्वयं नहीं ले पाएगा। जैसे कि भारत जब अंग्रेज़ों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जब यहाँ पे अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी हुकूमत थी, तो उस समय सारी चीज़ें तो थी भारत में, लेकिन संप्रभुता नहीं थी, अर्थात निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं थी। वो निर्णय लेने की स्वतंत्रता अंग्रेज़ों के पास अर्थात इंग्लैंड के पास थी। तो ये चार तत्व जो हैं, इसमें सबसे परीक्षा में अगर पूछा जाता है चारों तथ्य दे करके प्रारंभिक परीक्षा में कि सबसे अनिवार्य तत्व कौन सा है राज्य का, तो उसमें हम संप्रभुता को ही उसको रखते हैं, क्योंकि यह राज्य के निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट हुआ कि राज्य क्या है। तो राज्य एक राजनीतिक संरचना है, यह एक अमूर्त संस्था है और इसका मूर्त रूप क्या होता है, सरकार के रूप में होता है। इसके चार अंग हैं, एक निश्चित भूभाग है, जनसंख्या है, सरकार है और संप्रभुता है। अब प्रश्न आता है कि राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जैसा कि अरस्तु ने कहा है। यह विवेकशील है, सारे जितने भी जीव हैं उनमें सबसे ज़्यादा विवेकशील विचारवान प्राणी जो है वह मनुष्य है। लेकिन मनुष्य भी जो है वह कभी कभी स्वार्थ के अधीन हो जाता है, जिससे अन्य लोगों के हितों से टकराव उत्पन्न होने लगता है। ऐसी स्थिति में उसके निराकरण के लिए एक सर्वोच्च संस्था अथवा व्यवस्था का होना अनिवार्य है। राज्य की उत्पत्ति की जो अवधारणा, जिसमें कि हाब्स, लाक, रूसो विभिन्न सिद्धांत आए, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत आया, शक्ति का सिद्धांत आया, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी भी आई, जिसमें तीन विद्वानों ने, हाब्स, लाक और रूसो ने सामाजिक समझौते के आधार पर राज्य की उत्पत्ति की बात की। तो वहाँ पे जो मूल अवधारणा उसकी थी वो यही थी कि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से रह रहा था, लेकिन जब उनके आपसी हितों में टकराव होने लगा तो उन्होंने एक व्यवस्था, एक समझौता आपस में मिल करके किया कि भाई हम अपने जो निर्णय लेने की शक्ति है वह एक समूह में हस्तांतरित कर देते हैं, और इस आधार पर राज्य की उत्पत्ति की उन्होंने व्याख्या की है। तो कुल मिलाकर के यह है कि व्यक्ति के हितों में टकराव उत्पन्न हुआ और उस टकराव को दूर करने के लिए ही राज्य की उत्पत्ति या राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की गई। वस्तुतः ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भी विकास के प्रत्येक चरण में समाज में एक राजनीतिक ढांचा अवश्य विद्यमान था, चाहे उसका स्वरूप लोकतंत्र या राजतंत्र या तानाशाही कुछ भी रहा हो। अगर हम इतिहास में जाते हैं तो वहाँ भी खासकर हमारे जो प्राचीन ग्रंथ मिलते हैं उसमें राजतंत्र या तानाशाही के रूप में भी हमको कहीं न कहीं इन व्यवस्थाओं को देखने का अवसर मिलता है। भारत के संबंध में राजनीतिक प्रणाली की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके निम्नलिखित कारण हैं। तो ये मेंस के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये प्रश्न पूछ सकता है कि भारत के संबंध में राजनीतिक प्रणाली की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो नंबर 1 पे है राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया, अर्थात एक राष्ट्र के निर्माण के लिए राजनीतिक व्यवस्था का होना जरूरी है। अगर राजनीतिक व्यवस्था नहीं होगी तो देश में व्यवस्था को स्थापित नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में राष्ट्र का निर्माण नहीं हो पाएगा। आंतरिक सुरक्षा, अब आंतरिक सुरक्षा जो है वो महत्वपूर्ण विषय होता है। यदि कोई व्यवस्था या कानूनों का क्रियान्वयन समुचित ढंग से नहीं होगा तो लोग एक दूसरे के लिए खतरा उत्पन्न कर देंगे। ऐसी स्थिति में देश के भीतर या राज्य के भीतर कोई भी सुरक्षित नहीं रह सकता। कल्याणकारी राज्य, तो भारत में राजनीतिक प्रणाली की आवश्यकता इसलिए हुई कि भारत एक कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के आधार पर आगे बढ़ रहा है। तो जहाँ पे अधिकतम लोगों का अधिकतम हित जो है वो सुनिश्चित किया जाता है।
ऐसी स्थिति में एक राजनीतिक व्यवस्था का होना बहुत ही जरूरी है। हित समूहों के बीच टकराव का निराकरण। भारत में बहुत सारे हित समूह हैं, चाहे वह जाति के आधार पे हों, चाहे आर्थिक आधार पे हों या सामाजिक आधार पे हों, तो वैचारिक आधार पे बहुत सारे हित समूहों का निर्माण हुआ है और इनके बीच में कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में इनके टकराव को दूर करने के लिए, उनके बीच में निराकरण करने के लिए एक सर्वोच्च संस्था का होना आवश्यक है या एक राजनीतिक व्यवस्था का होना आवश्यक है। इसलिए भी भारत में राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के संचालन हेतु, अब देखिए समाज में नित्य प्रति कुछ न कुछ प्रगति होती रहती है और समाज जो प्राचीनतम पुरातन समाज था वह धीरे धीरे विकसित होकर के आधुनिक समाज में बदल रहा है, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति हो रही है। तो इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए और इसका लाभ अधिकतम लोगों तक सुनिश्चित करने के लिए भी एक राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की गई। वर्तमान समय में राजनीतिक व्यवस्था की भूमिका अत्यधिक बढ़ गई है, क्योंकि जनसंख्या की अधिकता के कारण आपसी सहमति से कार्य संचालन संभव नहीं है। अधिक से अधिक जनसंख्या है, जनसंख्या का दबाव ज़्यादा है, संसाधन सीमित हैं, हर व्यक्ति जो है वो अपना हित करना चाहता है। ऐसी स्थिति में हितों में टकराव जो है उत्पन्न होता है और एक सर्वोच्च शक्ति की स्थापना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि नियमों का क्रियान्वयन जो है वो समुचित ढंग से हो सके। तो इसके लिए कार्यपालिका एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता है। साथ ही साथ राज्य के कल्याणकारी स्वरूप ने राज्य की भूमिका में वृद्धि कर दिया। तो राज्य की भूमिका में वृद्धि क्यों हुई है? क्योंकि जो एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा विकसित हुई कि लोगों का अधिक से अधिक हित हो और राज्य की भूमिका जो है वह इसीलिए है क्योंकि व्यक्ति का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित हो। तो जब जनसंख्या का दबाव है, संसाधन सीमित हैं, लोगों के हितों में आपसी टकराव हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में नियमों के क्रियान्वयन के लिए एक सर्वोच्च संस्था कार्यपालिका एवं जब कोई उसमें मतभेद उत्पन्न होता है, विवाद की स्थिति आती है, तो उसमें निर्णय लेने के लिए, उसमें न्याय करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पर मित्रों हमने राज्य की क्या अवधारणा है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था की या राजनीतिक प्रणाली की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, और साथ ही साथ इन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने देखा जो इससे संबंधित प्रश्न जो हैं वो प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं, और साथ ही साथ मुख्य परीक्षा के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में राजनीतिक संरचना की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। तो यहाँ पे कुछ बिंदुओं को आप डिस्क्राइब करते हुए इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो आपके समक्ष मैंने रखा। इसके बाद हम लोग अगले चरण में शासन के अंग के बारे में देखेंगे, इसको समझेंगे, इसको पूरी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि शासन के कौन कौन से अंग होते हैं, उनके बीच में क्या आपसी संबंध होता है, उनका स्वरूप क्या होता है। तो ये इस सीरीज का पहला वीडियो जो है वो आपके समक्ष उपस्थित है। इसका अगला वीडियो जो है वो बहुत ही जल्द, जिसमें मैं शासन के अंगों के बारे में आपको बताऊंगा, उसको उपलब्ध कराऊंगा। आपके समक्ष वीडियो बहुत ही जल्द आएगा। तो आज जो ये बहुत ही छोटा वीडियो में लेकर के आया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो विषयों को समझने में भी समस्या होती है और ये भी पता नहीं चल पाता कि भाई आप उस वीडियो से कितना लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो मुझे आप कमेंट में बताइए। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत ही जल्द अपलोड कर दूंगा और आगे भी ये सीरीज चलती रहेगी और एक और सीरीज में लेकर के आऊँगा जिसमें चुनिंदा प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के होंगे। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।